आमिरों ने इक्तदार भुट्टो के हवाले करने से इनकार किया तो क्या हुआ? क्या कप्तान के साथ भी वही तारीख दोहराई जाएगी? वतन अजीज को एक मकबूल क़यादत की जरूरत। वेलकम टू माजी हाल चैनल। तारीख के जरोकों से प्यारे पाकिस्तानियों, सकूते डाका के अहम तरीन किरदार चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान 16 दिसंबर 1971 के बाद इसी जोम में थे कि वो बाकी मांदा पाकिस्तान पर अपना इक्तदार कायम रख सकते हैं। पूरे मुल्क में एक मायूसी की फिजा थी। ऐसे में एक खबर सिर्फ हथियार डालने के 24 घंटे के अंदर फैली कि याहिया खान अहम कानूनी माहिरीन का अजलास बुला चुके हैं और वो नया दस्तूर नाफिज करना चाहते हैं। इस साल में शिकस्त में भी इक्तदार में मजीद रहने की मंसूबा बंदी के बारे में तमाम तर तफसील ब्रिगेडियर फरहत अली ने तहरीर की, जिसे पढ़कर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं ताकत से इक्तदार पर काबिज लोगों को अपनी कुव्वत पर किस कदर अंधा भरोसा होता है और वो अवाम के जज्बात से मुकम्मल तौर पर ना आशना होते हैं। ब्रिगेडियर फरहत बख्त ने अपनी तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। कॉलेज के जमाने में उन्होंने मुस्लिम लीग के स्टूडेंट विंग में भरपूर शमूलियत अख्तियार की। पाकिस्तान बनने के बाद वो सियासी मैदान में जाना चाहते थे, लेकिन वालिद के कहने पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले कोर्स में शामिल हो गए, जहां उन्हें पासिंग आउट पर नॉर्मन गोल्ड मेडल मिला। उन्हें नौकरी के आगाज में सिफारिश का सामना करना पड़ा। जब वो मेरिट के एतबार से आर्म्ड कोर में जाने के अहल थे, उनकी जगह फजले हक को पसे पर्दा सिफारिश की वजह से बेच दिया गया। मेहनत से आगे बढ़े मई 1971 में ब्रिगेडियर के ओहदे तक पहुंचे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट लगा दिए गए। सकूते डाका के बाद पूरे पाकिस्तान में मायूसी का आलम था। ब्रिगेडियर फरहत बख्त ने उन दिनों के हालात कंडक्ट अनबिकमिंग में तहरीर किया है। बकौल उनके वो ये तसव्वुर कर रहे थे कि जनरल याहिया और उनके साथी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अब इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने खुद भी अपना इस्तीफा 16 दिसंबर को तहरीर कर दिया था। 17 दिसंबर को उन्हें याहिया खान की हवस इक्तदार की खबर मिली कि वो मुल्क में नया आइन नाफिज करने जा रहे हैं। वो फौरन मेजर जनरल सिकंदर करीम के पास गए, जो एक बंगाली ऑफिसर था और बच्चू करीम के नाम से मशहूर था, और उसे कहा, नौजवान अफसरान सख्त मुश्तइल हैं, उनके जज्बात ऊपर पहुंचाओ। बच्चू करीम एक बंगाली होने की वजह से उस वक्त बहुत खौफज़दा था और ऐसा ना कर सका। ब्रिगेडियर फरूख ने उसे अपने कारवां में बंद किया और कमान संभाल ली। आर्मी रिजर्व नॉर्थ का सरबराह मेजर जनरल बशीर इसी बच्चू करीम से मिलने आया तो उसने हालात से आगाह किया। मेजर जनरल बशीर ने फौरन गुस्से में फरहत बख्त से कहा, तुम जेरे हिरासत हो, मेरी जीप में बैठो, मैं तुम्हें हेडक्वार्टर लेकर जाऊंगा। इतने में चंद नौजवान ऑफिसर सामने आए और जनरल बशीर ने इरादा तर्क कर दिया। इस दौरान मेजर जनरल शमीम और ब्रिगेडियर इकबाल मेहंदी शाह भी इन नौजवानों के साथ मिल गए। उन्होंने हालात की आगाही के लिए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन को डिविजनल हेडक्वार्टर आने की दावत दी। उसने इनकार किया तो कर्नल आगा और कर्नल अलीम आफरीदी को उसके पास भेजा। दोनों उसके पास पहुंचे तो वो बहुत शिकस्ता दिल हो रहा था। कहने लगा, मैंने फौज छोड़ने का फैसला कर लिया है। उसने फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल रहीम खान को दफ्तर में बुला लिया और फिर दोनों मिलकर जनरल याहिया और जनरल हमीद से मिले और उन्हें फौज के अफसरान के दरमियान फैली हुई बददिली के बारे में बताया। लेकिन इन दोनों ने इक्तदार को तूल देने की कोशिशें शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान ने डिविजनल हेडक्वार्टर में मेजर जनरल से बात करने के लिए कॉल की तो उसे कहा गया, कमान ब्रिगेडियर फरूख के पास है, उससे बात करो। तो उसने कॉल काट दी। क्वार्टर मास्टर जनरल मिठा ने एसएसजी के कमांडो ब्रिगेडियर गुलाम मोहम्मद से कहा, कुछ कमांडो भेजो ताकि डिविजनल हेडक्वार्टर का कंट्रोल वापस लिया जा सके। उसने इनकार कर दिया और उसकी कोशिशों के बारे में जनरल गुल हसन को जाकर बताया। सूबों के गवर्नर जो कि जर्नैल थे, उनसे याहिया खान ने बात करना चाहिए, लेकिन सिंध में रहमान गुल और बलोचिस्तान में रियाज हुसैन ने बात करने से इनकार कर दिया। पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान ने याहिया खान से बात की और उसे बताया कि गवर्नर हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा हजूम खड़ा है और नारे लगा रहा है। याहिया ने पूछा, वो क्या मांगते हैं? जनरल अतीक ने कहा, तुम्हारा सर मांगते हैं। याहिया ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसने फिक्रे को दोहराया तो याहिया ने कहा, तुमने उन लोगों को मेरे खिलाफ किया है। जनरल याहिया खान ने जनरल मिठा को ब्रिगेडियर अली के पास भेजा कि उसे कहो, अगर जनरल हमीद को मेरी जगह बिठा दे तो राजी हो जाओगे। नौजवान अफसरान जनरल हमीद को भी बराबर का जिम्मेदार समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। DGISI ब्रिगेडियर गुलाम जेलानी और DGMI ब्रिगेडियर इकबाल खान को
ڈوینل ہیڈ کوارٹر بھیجا گیا کہ وہ بریگیڈیئر فاروق اور بریگیڈیئر اقبال مہندی شاہ کو راضی کریں۔ بدترین شکست اور افسران میں غصے کے باوجود جنرل حمید نے آڈیٹوریم میں تمام افسران سے خطاب کرنے کی ٹھانی تاکہ انہیں بتا سکے کہ اس وقت فوج کا اقتدار میں رہنا ملک کے لیے کس قدر ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ جو افسران نے سلوک کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جنرل گل حسن بریگیڈیئر ضیاء الحق کو کئی میل دور سے بلا کر ڈوینل ہیڈ کوارٹر بھیجا تاکہ وہ اسے حالات سے مسلسل باخبر رکھے۔ یہ تھے وہ حالات جن میں ذوالفقار علی بھٹو، جو اس بچے کچھ پاکستان کا واحد مقبول لیڈر رہ گیا تھا، اس کو بلا کر اقتدار اس کے حوالے کیا گیا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد ہی پورے ملک میں سکون سا آ گیا اور عوامی غم و غصہ جاتا رہا۔ لوگ مستقبل کی طرف نظریں لگائے پر امید ہو گئے۔ اس وقت کی فوج کی اکثریت کو اس بات کا اندازہ ہو چلا تھا کہ ملک جب بھی کسی بحران کا شکار ہوتا ہے تو اسے انتظامیہ، قوت، طاقت یا فوج کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے میں ایک مقبول اور پاپولر رہنما، قائد کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم کو حوصلہ دیتا ہے، اس کی ڈھارس بنتا ہے، امید جگاتا ہے، جس کی محبت کی خاطر قوم دکھ سکھ برداشت کر لیتی ہے، روکھی سوکھی کھا سکتی ہے۔ انہیں یقین ہوتا ہے ان کا محبوب رہنما حالات بدل دے گا۔ آج پاکستان میں بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ ایک مقبول رہنما کی ضرورت ہے جو موجودہ بدترین حالات میں لوگوں کی امید بھرائے۔ یہ مقبول رہنما صرف الیکشنوں سے ہی برسرے اقتدار آ سکتا ہے۔ اس وقت اگر طاقت سے اقتدار کو چند دن بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ آج عوامی غم و غصہ 1971 سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے آج الیکشن کی ضرورت ہے اور اس وقت سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔